अब हम बात करेंगे जो क्वालिटी ईसीसीई प्रोग्राम है, इसमें जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो क्या फीचर्स हैं? क्या आपको लगता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ सामने नज़र आती हैं? और किस तरीके से हम जो क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के प्रोग्राम हैं, वो कितने बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं? क्या ऐसा है कि जो हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है, ये इकट्ठे काम कर रहा है? क्या ऐसा है कि हमारा रूरल और अर्बन जो स्कूल है, वो सेम लाइंस पे है? क्या ऐसा है कि हमारे जो टीचर्स हैं, वो बहुत ट्रेंड हैं, उनके लिए कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आ रहे? क्या पॉवर्टी को हम रिजेक्ट कर चुके हैं? तो इन सारी बातों का जवाब जो है हुमा मीर से हम हासिल करते हैं। चलिए हुमा की तरफ चलते हैं। आप ने पूछा रिकमेंडेशंस ईसी ईसी कोई इम्प्रूवमेंट के लिए। रिकमेंडेशंस के सिलसिले में सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी कि सबसे पहले हमें पॉलिसी को, जो ईसी की पॉलिसी है, उसको सीरियसली फ़ॉलो करना है, इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गई भी है। इसमें हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको हमें फ़ोकस करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें वही टीचर्स का आ रहा है कि टीचर्स ट्रेंड नहीं है, ठीक है? स्पेसिफ़िकली मैं आपसे कहूँगी कि जब हम रिक्रूट कर रहे हों, तो हमें उसमें स्पेसिफ़िकली ईसी ट्रेन्ड टीचर्स को फ़ोकस करना चाहिए, ताकि शुरू से ही हम एक ऐसी टीचर को स्कूल में लेके आएँ जो ईसी पे ट्रेंड हो, उसके पास क्वालिफ़िकेशन हो, उसकी डिग्री हो, उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि ईसी क्या है असल में। और मैं आपको इस पे एक टिप भी दूँगी, या ये मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन भी है कि एक अच्छी ट्रेन्ड क्वालिफ़ाइड ईसी टीचर आपके पास अगर आ जाती है स्कूल में एज़ अ हेड, आपके लिए वो एक, मुझे क्या कहना चाहिए, एक हीरा है, यू नो। क्योंकि जो ईसी की टीचर है ना, वो जो ट्रेनिंग लेके आ रही है, वो हर टीचर को लेनी चाहिए इनफैक्ट, बिकॉज़ वो टीचर जो है वो फाउंडेशनल स्किल्स की स्टडीज़ करके आ रही है। वो ये अंडरस्टैंडिंग, ये कॉम्पिटेंसीज़ लेके आ रही है कि मैंने एक बच्चे की फाउंडेशंस पे कैसे काम करना है, एक स्कूल की फाउंडेशन पे कैसे काम करना है। तो आई विल सजेस्ट टू हेड्स ऑल्सो कि एक ईसी क्वालिफाइड टीचर अपने स्कूल में रिक्रूट करने की ज़रूर कोशिश करें, उसकी ज़रूर रिक्वेस्ट करें अपने डिपार्टमेंट को, और फिर उस टीचर को यूटिलाइज़ करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने स्कूल में या अपने सिस्टम में एक टीचर ट्रेन कर रहे हैं ना, ईसी की टीचर, वो आपके लिए एक सरमाया है। सरमाया इस तरह है कि वो टीचर 1 से 2, 2 से 3 आप उनको आगे लेके चलें। वो आपकी बेस पे काम करेगी, वो आपके स्कूल की फाउंडेशन पे काम करेगी, और अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी बनेगी, तो आप का आगे सिस्टम पूरा अच्छा हो जाएगा। सेकेंडली, जो हमारी ट्रेनिंग के बाद हमें जो चैलेंज आता है, वो पॉवर्टी है, पॉवर्टी रिडक्शन है, पेरेंट्स की अवेयरनेस है। पॉवर्टी जितनी कम होगी, अवेयरनेस जितनी ज़्यादा होगी पेरेंट्स में, ज़ाहिरी बात है वो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देंगे। अगर पेरेंट्स बेचारे अपनी पॉवर्टी में फंसे रहेंगे, अपनी, ज़ाहिर बात है, महंगाई में, अपनी डेली लाइफ को गुजारने के प्रॉब्लम्स में रहेंगे, तो वो कभी भी बच्चों को स्कूलों में नहीं भेजेंगे। वो कहेंगे मैं इस बच्चे को किसी काम पे लगा लूँ, या इस बच्चे को मैं घर छोड़ जाऊँ, ये बाकी बच्चों का ध्यान रखे, मैं जाके बाहर काम कर लूँ। ठीक है, जो तो हमें जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सिंगल पेरेंटिंग की भी आती है, और वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको अटेंशन नहीं दे रहे होते, और वो स्कूल भी आते हैं तो उसके बाद उनका होमवर्क कोई देखने वाला नहीं होता। तो इसमें हमें पॉवर्टी और पेरेंट्स की अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, उस पे हमें काम करना है। इसके बाद अगर हम देखें तो टीचर के लिए इंसेंटिव हम क्या दे रहे हैं? जो टीचर इन बच्चों को पढ़ा रही है, वो अगर उसकी रिक्रूटमेंट हो चुकी है, वो एक गाँव से दूसरे गाँव ट्रैवल करके जा रही है। मैं ख़ास तौर पे बात करती हूँ रूरल एरिया के टीचर्स के साथ, उनके लिए इनसिक्योरिटी भी है, ठीक है? जब वो ट्रैवल करके एक गाँव से दूसरे गाँव जाती हैं या लंबा ट्रैवल करके जाती हैं, उनको क्या इंसेंटिव आप दे रहे हैं? उनको उस एक्स्ट्रा ट्रैवल का या उस एक्स्ट्रा मेहनत का? आपको पता है जो ईसी लेवल के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है, बिल्कुल आसान काम नहीं है। आप अपने 3-4 बच्चे घर में इकट्ठे सँभाल के कितनी जल्दी थक जाते हैं। इर्द-गिर्द आप अपनी अम्मियों से भी सुनते होंगे या अपने आप इर्द-गिर्द देखते होंगे, तो आप सोचें कि एक टीचर
हमने मैक्सिमम जो पता है आपको नंबर्स तो 35 to 40 दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम अपने पब्लिक स्कूल्स में देखें जिनमें अगर वाकई इसी की इनरोलमेंट हो गई हुई है और जो हेड्स और टीचर्स काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो एक एक क्लास में 60, 70 और 80 बच्चे तक हैं और उनको बिठाने की जगह नहीं मिलती। तो आप सोचिए इतने बच्चों को एक टीचर अकेली संभाल रही है, तो उसका क्या हाल होता होगा। तो जो अर्ली चाइल्डहुड की टीचर है उसको इंसेंटिव देने की बहुत हमें ज़रूरत है, उसको सर्टिफिकेशन दें, उसको कोई, मैं तो कहती हूँ आफ्टर एवरी टर्म उसको कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन दें और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको आप कोई ना कोई इनाम ज़रूर दें ताकि वो मोटिवेटेड रहे, उसको उसकी कोई ट्रेनिंग अपग्रेडेशन करते रहें ताकि उसकी डेवलपमेंट होती रहे। आपके आई मीन गवर्नमेंट इस तरह का कोई सिस्टम रखे कि इन टीचर्स पे जिन पे हम मेहनत कर रहे हैं और वो अपने स्कूल पे मेहनत कर रही हैं उनको आगे इंसेंटिव ज़रूर मिले। इसके अलावा जो हमें और एक जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि हम जो हैं टीचर्स को जब ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम आता है उसमें भी हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि हम एक टीचर को अपनी ट्रेन करते हैं तो वो दूसरे उसमें सिटी में या किसी दूसरे स्कूल में उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको भी हमें बहुत माइन्यूटली देखना है कि एक स्कूल ने या हेड ने अगर अपनी टीचर पे मेहनत की हुई है या स्कूल के बच्चे उस टीचर के साथ अटैच हैं तो हम उसको ज़रा फोकस करें कि वो यानी दूसरे स्कूल में कम से कम एक स्कूल में 5 साल तो गुजारे ना वो टीचर, ताकि वो अपने स्कूल का हक अदा कर सके जिस स्कूल में वो आई है बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है। और थर्ड तो नहीं, मेरी सजेशंस काफ़ी लंबी सारी हो चुकी है। मैं जो एक आपको सजेशन देना चाहूँगी वो ये कि गवर्नमेंट सेक्टर में ईसी की इम्प्लीमेंटेशन में आपको पता है कि इंटरनेशनल डोनर्स और एनजीओज़ ने बहुत काम किया है। ख़ास तौर पे मैं यूनिसेफ की बात करना चाहूँगी। यूनिसेफ के जो लोग हैं वो ना सिर्फ डोनेशन देते हैं बल्कि इम्प्लीमेंटेशन में भी हमें बहुत सपोर्ट करते रहे हैं। और वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो फील्ड में जाते हैं ना तो वो टीचर्स की रियल ऑब्जर्वेशन, रियल प्रॉब्लम्स को फोकस करते हैं, रियल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके आते हैं और उसके अगेंस्ट फिर वो उनके सॉल्यूशंस या रेमेडीज़ के बारे में सोचते हैं। तो मैं जो सबसे बड़ा हमें ये जो चैलेंज आ रहा है ना पब्लिक सेक्टर में कि एनजीओज़ हमें सपोर्ट कर रही हैं या पब्लिक सेक्टर में स्कूलों में ईसी को इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा हमें पाकिस्तान में हमें उनसे गाइडेंस मिल जाती है, सपोर्ट फाइनेंशियल भी मिल जाती है, ट्रेनिंग्स की शक्ल में भी मिल जाती है। तो हमें चाहिए कि उन्हीं के लाइक वे ऑफ सपोर्ट को गवर्नमेंट भी अडॉप्ट करे। उसी तरीके से वो भी अपने टीचर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्लीमेंट करना शुरू करे, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करे, प्राइवेट सेक्टर को आप इंसेंटिव दें कि वो ईसी में पब्लिक सेक्टर के ईसी में इन्वेस्ट करें या उनके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैन मेक मिरेकल्स। आप देखें हम मस्जिदों पे पैसे लगा रहे होते हैं, हम मदरसों पे पैसे खर्च रहे होते हैं, हम और चीज़ों नलकों पे या मीन देयर आर हंड्रेड ऑफ थिंग्स जिस पे लोग डोनेशंस दे रहे होते हैं। तो वाई कांट वी वर्क कि हम सीएसओस को एक्टिव करें। ठीक है, ये एक पूरा सेक्टर है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे थे क्योंकि उसमें प्राइवेट सेक्टर जो था वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उनको इंसेंटिव मिल रहा था। ठीक है, और उसमें सीएसओस के बहुत सारे मॉडल्स भी इंट्रोड्यूस किए गए, इसलिए बड़े अच्छे सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट्स पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने हमें करके दिखाए हैं, जो हमें पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से हमें गवर्नमेंट लेवल पे ये इंसेंटिव मिलना चाहिए कि हम उन एग्ज़ाम्पल्स को, उन पायलट प्रोजेक्ट्स को अडॉप्ट करें और उनको इम्प्लीमेंट करें और आगे लेकर चलें, क्योंकि हमारे लोग बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर आर वेज। और हमने देखा है कि हमारे लोग हमारा साथ देते हैं जिधर हम उनको सिंसियरली इन्वॉल्व करें, हम उनके साथ चीट ना करें, हम उनके रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम करके दें, उनको नज़र आए कि जी वाकई हमने जो काम किया था इसलिए हमारे बच्चों में कोई फ़र्क आया है, हमारे छोटे बच्चों को कोई खेलने की जगह मिली है या अच्छी पढ़ाई करने की जगह मिली है।
सो प्राइवेट सेक्टर को साथ साथ इन्वॉल्व करें ताकि हम अपनी ईसी को ठीक तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो रिकमेंडेशंस दी हैं इनको हम रियलिस्टिकली जो है सोचेंगे इनके बारे में और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और हम एक बेहतर ईसी का जो माहौल है अपने स्कूलों में, ख़ास तौर पे मैं पब्लिक स्कूलों की बात करती हूँ, कि हम जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ आएंगे, एग्जीक्यूशन की तरफ आएंगे ना, पॉलिसीज़ बनती जा रही हैं, हम लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में हमें जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, अगर हम उनको प्रॉपर मॉनिटर करें, अपने PMIUs यानी जो हमारा मॉनिटरिंग के जो यूनिट्स हैं ना गवर्नमेंट के, अगर उनको हम इंगेज रखें, प्रॉपर उनसे काम लें, डराने के लिए नहीं। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि आपने बस मॉनिटर करना है काम कैसे हुआ है, ठीक है, उसको वैल्यूएट करें, उस पर सजेशन दें इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल थ्रेटनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, ये चीज़ किधर चली गई, वो चीज़ किधर नहीं। जब आप इनसिक्योरिटी देते हैं ना, जब डराते हैं, तो उससे फिर जो एक पॉजिटिव भी मैसेज जा रहा होता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। तो अपने PMIUs को इंगेज करें, प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे ज़रूर रखें, क्योंकि जब तक हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन को साथ साथ ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, उसको मॉनिटर नहीं करेंगे, तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, हमें जब पिछली अपने सारे काम का रिज़ल्ट हम एक दफ़ा एवेल्यूएट नहीं करेंगे, तो हम कहाँ से हम देख सकते हैं कि अच्छा यहाँ कमी रह गई थी, ठीक है, यहाँ मैंने फ़ोनिक्स इंट्रोड्यूस कराने थे, यहाँ मुझे लिटरेसी का ये कॉन्सेप्ट नहीं देना था, या यहाँ टीचर को ये वाली चीज़ ट्रेन नहीं करनी थी, हमने उनको स्कूल काउंसिल पे ट्रेन करना था। ये सारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जो भी काम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको देखा जाए ये ठीक तरह चल रहा है, इसमें कहाँ गैप है, ठीक है, उन गैप्स को हमने रिकॉर्ड करना है और उस रिकॉर्ड को चेक करना है, उन गैप्स को आहिस्ता आहिस्ता हमने पूरा करना है। तो यहाँ पे मैं एंड करना चाहूँगी एंड आई होप कि जो मैंने रिकमेंडेशंस दी हैं उनको आप बड़ा रियलिस्टिकली सोचेंगे उनके बारे में। शुक्रिया।